बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। आज की ये वीडियो कल के लाहौर इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जो कि मोटरवे के करीब पेश आया, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ओपिनियन मेकर्स ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी पावर्स, अपनी अपनी लिमिटेशंस को बताया, लेकिन कल किसी ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करने की कोशिश नहीं की। सब ने सिर्फ और सिर्फ दूसरों को ब्लेम देना शुरू कर दिया, क्योंकि अपने आप को बचाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी बात को या अपनी गलती को किसी और के ऊपर डाल दें, और यही कल सब ने किया और आज भी वही कर रहे हैं। अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी किसी भी न्यूज़ को पहले देखने के बाद उसको क्रिटिकली सोचें कि वो वीडियो क्या सही है, वो जो बात कर रहे हैं क्या वो सही है। कल जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमारे यहाँ पर बहुत से इल्म नजूम थे जिन्होंने उस केस पर पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया, बातें करना शुरू कर दी कि ये हुआ वो हुआ, और उसके बाद जो है वो कहा गया कि उसके साथ ज़्यादती की गई है, गैंग रेप किया गया है और ये हुआ था। इल्म नजूम बन चुके थे हम लोग, और जबकि मेडिकल रिपोर्ट आ जाई है जिसके बाद ये वाज़ेह होता है कि उनके साथ गैंग रेप किया गया था, उनके साथ ज़्यादती की गई थी। ये वाक़या दरहकीकत मोटरवे के करीब पेश आया, जहाँ पर ये खातून लाहौर से गुजरांवाला की तरफ जा रही थी अपने 3 बच्चों के साथ। जब ये मोटरवे पर पहुंची, वहाँ पर जिस जगह पर वो खड़ी हुई थी या जिस जगह पर उनकी गाड़ी स्पॉट थी, उस जगह पर एक तरफ गांव था और दूसरी तरफ झाड़ियाँ थी। उनकी गाड़ी वहाँ पर खड़ी हो गई बिकॉज ऑफ पेट्रोल, क्योंकि उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। उसके बाद उन्होंने कॉलें की बहुत से डिपार्टमेंट्स को, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसकी फ़र्दर डिटेल्स जो है वो मैं आगे अपनी वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। मैंने ये पूरी केस स्टडी इस पूरे ओवरऑल 24 आवर्स और 36 आवर्स आई थिंक, उसके ऊपर जो भी बातें हुई, जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई, उनमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने पिक किए और उनको मैं पब्लिक के सामने लाना चाहता हूँ, ताकि अगली दफ़ा अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई इंसिडेंट आए, लेकिन हम लोग इस काबिल हो जाएं कि न्यूज़ को सही तरीके से रीड करने की कोशिश कर सकें। अपनी इस वीडियो को फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आगे ले जाने से पहले मैं कुछ चंद वजाहतें करना चाहता हूँ कि मोटरवे जब भी फंक्शनलाइज हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पर मोटरवे पुलिस को डिप्लॉय कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी के चांसेस जो है वो रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उनको डिप्लॉय किया जाता है। और ये स्ट्रेंड मोटरवे कहलाया जाता है, जो कि 6 महीने पहले फंक्शनलाइज हो चुका था, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ पर अभी तक मोटरवे पुलिस को डिप्लॉय नहीं किया गया था। ये खातून जब लाहौर से गुजरांवाला का सफ़र कर रही थी, तो उस बीच जब ये वाक़या पेश आया कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और वो जो है उस रास्ते पे खड़े होकर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं से भी उनको सही तरीके का रिस्पांस नहीं मिला, और आखिरकार वही हुआ जो कि होना था। यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ब्लेमिंग और क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, बल्कि पब्लिक को ये बताना है कि आप लोगों ने किस तरीके से किसी भी चीज़ को परखना है विद एविडेंस। और जो लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको ये बताना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानकर एक्ट अकॉर्डिंगली करें। लेकिन जितने भी हमने रेप केसेस या जितने भी मर्डर के केसेस देखे हैं, उनमें यही हुआ है कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ है, जो कि नहीं होनी चाहिए हमारे माशरे में, बट इट इज़ प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी। जो मैंने केस एनालिसिस की है उसके अंदर सबसे पहले मैं एक रिपोर्टर जो कि
किसी चैनल से वाबस्ता हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने जो इंसिडेंट बताया उसके मुताबिक कार जो है मोटरवे हाईवे पे खड़ी हुई थी, जिसके बाद जो है उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर 2 बंदे आए और उन्होंने जो है वो शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। शीशे तोड़ने के बाद जो है वहाँ पर उनकी लड़ाई हो रही थी, उनसे सामान छीना जा रहा था उन खातून से, और वहीं से एक और गाड़ी गुजरी जिसने 15 पर कॉल की। यहाँ पर ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि 15 पर उन्होंने कॉल की और उसके बाद उनको बताया कि ये यहाँ पर जो है वो इंसिडेंट हो रहा है, आप प्लीज़ आकर यहाँ पर फौरी तौर पर एक्शन लें। उसके बाद वो लोग चले गए क्योंकि डर था, फेयर था, क्योंकि वो लोग जो है उनको भी मार सकते थे, तो इस वजह से वो लोग चले गए। उसके बाद जो है 15 पे कॉल जो ये पॉइंट है, ये मैं आगे जाकर इसको लिंक करूँगा एक दूसरे पॉइंट के साथ। अच्छा, इससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता था कि जंगल जो कि 25 to 30 फीट नीचे की तरफ है, मतलब वहाँ पर जाने में अगर किसी को खींच के भी लेके जाया जा रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स लगेंगे उसको वहाँ तक पहुँचने में, और उसके बाद जो ज़्यादती उसने की उसके लिए उसको और टाइम चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट तक का ये काम है जिसके बीच में ये इंसिडेंट पेश आया। लेकिन इससे भी पहले एक और चीज़ जो कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जो हम लोग फॉरेंसिक करते हैं उसके अंदर ईच एंड एवरी एविडेंस एज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी के उसको अपॉर्चुनिटी पूरी दी जाए ताकि वो उस एविडेंस को जस्टिफाई कर सके और उससे जल्दी से जल्द रियल कल्प्रिट्स तक पहुंचा जा सके। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि मैं आगे एक पिक्चर शेयर करूंगा जिसको देखकर आपको वाकई में अंदाज़ा होगा कि जब वो रियल कल्प्रिट्स वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने शीशे तोड़े तो उनमें से एक बंदे के हाथ पर खून लग गया था, मतलब शीशा तोड़ते वक्त उसके हाथ पर खून लगा हुआ था, ब्लड जो है वो उसके हाथ से बह रहा था और वो ब्लड जो है वो गाड़ी पे भी और उन शीशों पे भी लग गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो जो शीशे जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे वो उन्होंने वहीं पर छोड़ दिए। आप इस वीडियो में देखेंगे कि वो जो कांच के टुकड़े हैं वो वहीं पे पड़े हुए हैं और उस पर खून भी लगा हुआ है, बल्कि खून जो है वो सड़क पे भी पड़ा हुआ है जो कि अब सूरज की वजह से जो है वो सूख चुका है। उसको उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि जब भी कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है तो उसको बता दिया जाता है कि भाई अगर रेप का केस है ना तो उसके अंदर ऐसा होगा कि पहले जो है वो औरत का पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके अंदर पता किया जाएगा, उसके मेडिकल सर्टिफिकेट आएगा, देन हम जितने हमने जो है वो इंसिडेंट पर होने वाले वाक़यात में होने वाले लोग हैं जिन पर हमें शक है उन लोगों को पकड़ा, उनका मेडिकल होगा, देन जब जिसका मिल गया उसको हम जेल में डाल देंगे। हमें ये सिखाया गया। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो उनको खून के जो एविडेंसेस थे जो कि वो उठा के लेके जा सकते थे और वो जो 14 लोग जो उन्होंने पकड़े हैं उनसे उनको मैच करके उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें ये बताया ही नहीं गया। ये बात हो गई फॉरेंसिक से रिलेटेड। दैन जो मैं बात को उस रिपोर्ट की शुरू कर रहा था जिसके अंदर 25 to 30 फीट का जो नीचे का जंगल है जहाँ पर वो लोग गए और वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर रेप हुआ, उस जगह पे पहुँचने में और रेप करने में इतना टाइम ड्यूरेशन लगता है कि 15 से 20 मिनट तक लगेंगे वहाँ पे। अब वहाँ पर जो है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आती है एक स्टेटमेंट जो कि डॉल्फिन ऑफिसर का था, जो कि पूरे जो है वो इंसिडेंट को इतने खूबसूरत तरीके से पेश करता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वाकई में इंसिडेंट जो है वो ऐसे ही हुआ है, जबकि हकीकत ऐसे बरहक है। उस डॉल्फिन ऑफिसर के कहने के मुताबिक उनको कॉल आई 249 पर, जिस वक्त वो उसी के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी जगह के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे थे। उनको फ़ोन आया तो उन्होंने फौरी तौर पे
2:49 पे फ़ोन आया और 2:53 के ऊपर जो है आवर्स के ऊपर वो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, मतलब 4 मिनट के अंदर। जब वो 4 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर देखा तो गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे और उन्होंने जंगल की तरफ रुख किया और अपनी टॉर्चेस को जलाया तो पता चला कि नीचे जूते पड़े हुए हैं। और वो जब नीचे गए तो वहाँ पर कोई नहीं मिला, लेकिन वहाँ से एक लेडीज़ की आवाज़ आई। तो उन्होंने उनको देखकर, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा घबराई भी थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनके हाथ में बच्चे थे, तो उन्होंने यकीन दहानी दिलवाई और यकीन दिलाने के बाद उनको लेकर आए और उनको पानी पिलाया। ये इंसिडेंट जो है उस डॉल्फिन ऑफिसर ने बताया कि इस तरीके से हुआ। अब इसमें जो 4 मिनट का जो पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको देखें तो 2:49 पर इनको कॉल की गई, ठीक है। उसके बाद वो रियल कल्प्रेट्स उनको 25 to 30 फीट नीचे की तरफ लेकर गए, जंगल की तरफ, वहाँ पर रेप किया, ठीक है। और रेप करने के बाद वहाँ से भाग भी गए उन 4 मिनट्स के अंदर। यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने इमेजिन कर लिया कि इस तरीके से हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और बात को उन्होंने डिलीवर कर दिया। ये उनकी स्टेटमेंट है, ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। ये बात हो गई डॉल्फिन ऑफिसर की। उनके जो रिलेटिव थे उस खातून के, उनकी बात के ऊपर आते हैं कि उन्होंने एफआईआर दाखिल की। उस एफआईआर को रीड करने के बाद जो पॉइंट्स मेरे सामने हैं वो ये थे कि उस औरत ने इनको 3 बजे फ़ोन किया और इनको कहा कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, जिसके बाइक में बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने उनको कहा कि आप 310 के ऊपर कॉल कीजिए और उनसे मदद तलब कीजिए, जब तक हम भी पहुँच जाते हैं। तो वो जो रिलेटिव थे वो 4 बजे वहाँ पर पहुँचे और 4 बजे पहुँचने के बाद, जो कि एफआईआर के अंदर उन्होंने रजिस्टर करवाई है, उन्होंने कहा कि 4 बजे जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, गाड़ी पे खून भी लगा हुआ था, और आसपास जब हमने देखा तो वो औरत जो है वो 3 बच्चों के साथ जो है हमारी तरफ आ रही थी। उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। इट्स मीन कि कोई पुलिस ऑफिसर वहाँ पर मौजूद नहीं था। हाईवे के ऊपर रात के टाइम पे जो इंसिडेंट पेश आया, जिसको ये पुलिस ऑफिसर बता रहे हैं कि 2:49 पर हमें फ़ोन आया और 2:53 पर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए, उससे साफ वाज़ेह होता है कि वो सारे का सारा एक बेसलेस आर्गूमेंट, बेसलेस जस्टिफिकेशन, बेसलेस पॉइंट था, जो कि जिसको वो जस्टिफाई कर रहे थे टू सेव द ड्यूटी। अब उसके बाद उन रिलेटिव ने जब उनको बताया और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये वाक़यात हुए हैं और उन्होंने 4 बजे तक का ये इंसिडेंट पूरा का पूरा उस एफआईआर के अंदर दर्ज करवाया हुआ। उसके बाद अगर बात की जाए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, कि रिलेटिव ने एफआईआर करने के बाद जो है आईजी की स्टेटमेंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर, कॉल इंटरव्यू के ऊपर ये जस्टिफिकेशन दी और ये बात बताई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये हमारी पोजीशन ही नहीं है, मतलब बात ही ख़त्म, ये हमारी पोजीशन नहीं है। तो इट्स मीन कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स दैट आर हैपेंड यस्टरडे। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, आपकी पोजीशन नहीं थी, तो फिर ये कौन थे? क्योंकि फंक्शनिंग के बाद तो आप लोगों को डिप्लॉय कर देना चाहिए था। 6 महीने तक आप किसका इंतज़ार कर रहे थे? उसकी जस्टिफिकेशन आगे इन्होंने दी है कि हम लोग क्यों इंतज़ार कर रहे थे, इनकी पोजीशन नहीं थी, बात ख़त्म कर दी। फिर ब्लेमिंग कि ये पंजाब की हदूद आ जाती है। मैं जब इनका इंटरव्यू सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मोटरवे जो है लाहौर से लेकर गुजरावाला तक जो जा रही थी खातून, उसके बीच में जो है वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो कि पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया ने किया है, इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने किया है। मतलब हम इस तरीके से ब्लेम करना शुरू कर देते हैं हर चीज़ को कि वो ऐसा लगने लगे कि बहुत बड़ी कोई जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सारी की सारी सिर्फ इन्हीं की थी, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इसमें। उन्होंने उसको जस्टिफाई किया इस तरीके से टू ब्लेम पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब ऑफिशियल्स।
अब इन्होंने तो ये बात कर दी, फिर उसके बाद वो कहते हैं रिसोर्सेज की बात करते हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे। जनाब आईजी सिंध साहब, मेरी एक गुजारिश है और मेरा एक सवाल है जो कि मैं आपसे करना चाहता हूँ। रिसोर्सेज नहीं थे, फाइनेंशियल प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था, हमारे पास बजट नहीं था, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हमें फेस करनी थी तो फिर हमें आप लोगों की ज़रूरत क्यों है? जब ये सारी प्रॉब्लम्स आपने बतानी ही हमें है, टैक्स हम पे करें, गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले और उसके बाद रिसोर्सेज को एलोकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट आपको दे, तो इस बीच में आवाम कहाँ से आ गई कि आपकी और गवर्नमेंट की जो बातें हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको डिप्लॉय करने के लिए चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी तो नहीं है ना। हमारी ज़िम्मेदारी थी टैक्स देना, वो हमने दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने वो फौरी तौर पर उन फंड्स को रिलीज़ करवाना, उन रिसोर्सेज को रिलीज़ करवाना और उसके बाद अपने आप को डिप्लॉय करना वहाँ पे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने 6 महीने तक पता नहीं कौन से रिसोर्सेज थे, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कौन सी फाइनेंशियल इंक्वायरीज चल रही थी, कौन सी फाइनेंशियल प्रोसेसेस चल रहे थे, जिसकी वजह से ये 6 महीने तक डिले हो गया काम। और इस 6 महीने के बीच में आप देखें कि आज कैसा इंसिडेंट पेश आया, जिसके अंदर बच्चों के सामने उसकी माँ का सर झुक गया। दिस वेरी शेमफुल एक्ट, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं इस तरीके से कि रिसोर्सेज नहीं थे। रिसोर्सेज हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यू आर बाउंड टू गिव सिक्योरिटी टू पीपल ऑफ द सोसाइटी, पीपल ऑफ द पाकिस्तान, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने कहा कि रिसोर्सेज नहीं मिले। आपको रिसोर्सेज नहीं मिले तो ये आपका और गवर्नमेंट का मामला है। इसके बीच में हमें आकर और उसकी जस्टिफिकेशन यहाँ पे लेकर आने का कोई मकसद ही नहीं है, बेसलेस आर्गूमेंट है। इसके बारे में तो आप बात ही ना करें तो ही अच्छा होगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो वो कहते हैं कॉलिंग के ऊपर कि 2:01 पर कॉल आई 130 के ऊपर। उसके बाद हमने लोकेशन फाइंड की और हमने उनसे अर्ज़ की कि मैडम ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अच्छा जी, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो फिर ये किसकी जुरिस्डिक्शन है? जी हमें गवर्नमेंट ने अभी तक पोजीशन नहीं दी इसकी। अच्छा जी, तो अब हम मर रहे हैं, हम किसको कॉल करें? तो उन्होंने जनाब कहा कि FWO को कॉल करो 0309 के ऊपर। वो परेशान है, रात का वक्त है, उनके बच्चे उनके साथ हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप इस नंबर पे कॉल करें। अच्छा जी, उन्होंने उस नंबर पे कॉल की। उसके बाद उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया और उन्होंने कहा कि आप इनको कॉल करें। यानी वो कॉलों पे कॉलें लगवाते जा रहे थे और इसी बीच ये इंसिडेंट पेश आ गया। आपको याद होगा मैंने अपनी वीडियो के शुरू में कहा था कि डॉल्फिन पुलिस ऑफिसर ने कहा कि हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे उसी के इर्द गिर्द, जिसकी बुनियाद पर हम 4 मिनट में उस इंसिडेंट प्लेस पर पहुँचे। और ये जनाब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमारे पास लोग नहीं हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, आप इस नंबर पे कॉल करें। अच्छा जी, उस नंबर पे कॉल की तो वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। अगर डॉल्फिन ऑफिसर की बात को सच्चा माना जाए और आईजी साहब की बात को भी सच्चा माना जाए, अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखा जाए कि 2:01 पे कॉल आई और 2:39 पर वो वहाँ पर जो है उनको कॉल आई, तो ये जो बीच के 48 मिनट्स थे इसमें क्या हमारी पुलिस सो रही थी? हमारे ये डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे थे? क्या उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो वक्त पर वहाँ पर पहुँच के उस औरत को बचा सकते थे? ये 48 मिनट्स कहाँ गए, इसके बारे में कोई जवाब नहीं। 49 पे कॉल आई, 2:49 पे 2:53 पे वो वहाँ पर पहुँचे और आईजी साहब के मुताबिक 2:01 पे कॉल आई। FIR के मुताबिक 3 बजे इंसिडेंट पेश आया और 4 बजे उन्होंने FIR दर्ज करवाई। मतलब आप देखें कि हर स्टेटमेंट के अंदर कितनी ज़्यादा लूप होल्स हैं, कितनी ज़्यादा कंट्राडिक्शंस हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि हमें किसी भी एक पॉइंट को उठाकर जो है वो इशू नहीं बनाना चाहिए।
हमें पूरी तरीके से एनालिसिस करनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ झूठ है। यहाँ पर जो रिलेटिव है, इसकी बात के जो चांसेस हैं सच होने के, वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पुलिस ऑफिशल्स। क्योंकि हमने देखा है कि जो कल्प्रेट्स होते हैं, जो मर्डरर्स होते हैं, जो किलर्स होते हैं, रॉबरर्स होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, उनको हमारी पुलिस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। क्यों ट्रस्ट होता है? उन्हें पता है कि ये हमारे इंसिडेंट होने के बाद ही आएंगे। उन्हें आई एम डैम श्योर, 100% श्योर कि उन्हें हमसे ज़्यादा आप पर भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोग आएंगे ही इंसिडेंट होने के बाद, तब तक सब कुछ हो चुका होगा। और इस केस में भी यही हुआ कि इस दफ़ा भी वो अपने इस बिलीफ के ऊपर स्ट्रॉन्ग रहे और उनकी बात ये सच हुई कि हमारी पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँची। वो सिर्फ अभी जो है वो कॉलें लगवाने पे मसरूफ़ थी कि आप इस नंबर पर कॉल करें। जब ये इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि टोल प्लाज़ा की अगर बात की जाए, टोल प्लाज़ा भी वहीं पर था, लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ पर जो पुलिस थे वो भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकी वक्त के ऊपर ताकि उन लोगों को बचा सके। उन्होंने भी नहीं बचाया। अच्छा जी, ये तो जो है डॉल्फिन ऑफिसर रिलेटिव जो कि उन्होंने एफआईआर दाखिल की और आईजी साहब के जो स्टेटमेंट थी उनके बारे में बात हुई। इससे ही हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा कंट्राडिक्शंस हैं उनकी खुद की स्टेटमेंट्स के अंदर, कि एक ऑफिसर कुछ और कह रहा है, दूसरा ऑफिसर कुछ और कह रहा है, और इसी तरीके से ये घुमाते जा रहे हैं और आपस में पब्लिक को लड़वाते जा रहे हैं कि 4 दिन 5 दिन लड़ेगी, बोलेगी और उसके बाद चुप होकर बैठ जाएगी। और यही तो हम करते हैं। हमारे इधर बदकिस्मती से लॉ इम्प्लीमेंटेशन तो हुई नहीं है। बहुत कम रेपिस्ट को जो है वो सज़ाएँ मिली हैं और बहुत कम लोगों को जो है वो किसी भी केस के अंदर जो है वो सज़ा मिली हो, ख़ास तौर पर रेप के केसेस के अंदर। और हमारे जज्बात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे एक्शंस जो है वो बहुत कम है। हमें एक्शंस पे भी काम करना होगा और एक्शंस पे काम करने के लिए हमारे ये डिपार्टमेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें हर कदम पर आगे रहना पड़ेगा ताकि इस तरीके के जो वाक़यात हो जाते हैं उनसे बचा जा सके। 249 के ऊपर जो इंसिडेंट की बात उस रिपोर्टर ने की, जो कि उनको बताई गई उस डॉल्फिन ऑफिसर ने, और इंसिडेंट 3 बजे पेश आया, तो क्या ये 11 मिनट पहले क्या उनको इमेजिन हो चुका था कि ये इंसिडेंट ऐसे होना है, इस इंसिडेंट के अंदर ये चीज़ें होंगी, हम लोग उसे पानी पिलाएंगे, उसे बाहर लेकर आएंगे? अगर इतनी इमेजिनेशन सर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो हमारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। वैसे हमारे इधर भी बहुत सारे गवर्नमेंट के अंदर और बहुत से ऑफिशियल्स जो हैं वो बैठे हैं जो कि इस तरीके की हरकत करते हैं। देन वी हैव टू टॉक अबाउट द CCPO, जिनका बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू रहा, जिन्होंने अपने हर पॉइंट के ऊपर अपनी स्टेटमेंट को चेंज किया। और सबसे पहले उन्होंने जो पॉइंट रेज़ किया, उन्होंने कहा कि जनाब ये खातून जो कि लाहौर से गुजरांवाला के लिए जा रही थी, इन्होंने GT रोड क्यों नहीं पकड़ा? इन्होंने पेट्रोल जो है इनको डलवा कर जाना चाहिए था। अच्छा जी सर, ये डॉल्फिन ऑफिसर्स हैं जिनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, जो कि इल्म नजूम है, जिनको पहले से ही पता चल जाता है कि इंसिडेंट होने वाला है। हमारी आवाम मासूम है, उसे नहीं पता होता कि GT रोड पर आज उसके साथ क्या होना है। तो इस तरीके के आर्गूमेंट देकर, मैं तो जब ये दे रहे थे आर्गूमेंट तो मैं बड़ा अफसोस कर रहा था कि इतने बड़े ऑफिसर हैं माशाल्लाह से, और इस तरीके की बात करेंगे और इस तरीके का इलॉजिकल आर्गूमेंट देंगे। मैं नहीं समझता था कि ऐसे ऑफिसर से ये उम्मीद भी हो सकती है, लेकिन खैर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी। अच्छा, उनके मुताबिक 1 बजे इंसिडेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर 2 चीज़ों की बात की गई। पहले स्टेटमेंट में उन्होंने पेट्रोल का जिक्र किया कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। दूसरी स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि कार ख़राब हो गई थी। पेट्रोल ना होना और कार ख़राब होना दोनों अलग अलग बातें हैं।
लेकिन उसको जस्टिफाई कौन करेगा? ये सवाल मेरा आपसे है CCPO साहब, लेकिन शायद आप इसका जवाब ना दे सकें। इसके बाद उनके कहने के मुताबिक उन्होंने अपने कज़न, अपने रिलेटिव को जिन्होंने FIR दाखिल की, उनको कॉल की और उन्होंने उस वाक़े पे, उस इंसिडेंट प्लेस के ऊपर पहुंचकर 310 पर कॉल की, जिसके बाद जो है वो लोग आकर जो है उन्होंने उन्हें बचाया। इनके मुताबिक, CCPO के मुताबिक जो 1 बजे से लेकर की कहानी चल रही थी, तो 2:49 की, 3 बजे की, 2:53 की, 2:01 की कहानियाँ जो चल रही थी, वो सब क्या थी? उसके बारे में कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास? उसको भी जस्टिफाई कर दें मेहरबानी करके। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने अपनी अगली स्टेटमेंट दी, जिसके अंदर वो सोसाइटी को ब्लेम करते हैं। कहते हैं हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है, हम ऐसी सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पर औरत का निकलना मना है, ममनून है। असल में वो फैमिली फ्रांस से ताल्लुक़ रखती थी, उनके माइंड फ्रांस वाले थे, तो वो समझी कि यहाँ पर भी वो सिक्योर होंगी। ये उनके लफ्ज़ हैं कि यहाँ पर भी वो सिक्योर होंगी, इसलिए वो रात को निकल पड़ी। तो जनाब, ये उनकी गलती थी कि उन्होंने अपने आप को ये समझा कि मैं महफूज रहूँगी यहाँ पे। उनकी गलती थी ये, उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए था। आपके कॉल के मुताबिक, जो कि आपने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि वो अपने आप को फ्रांसीसी समझ रही थी, फ्रांस जैसा एनवायरनमेंट समझ रही थी, तो वहाँ पर वो लोग निकल पड़े। और उन्होंने आगे इसको और ऐड करते हुए कहा कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वहाँ के मॉरल्स, वहाँ की इथिक्स, वहाँ के पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा हाई हैं। मतलब हमने ये मान लिया, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ये आपने अपनी स्टेटमेंट में कहा है सर, आप अपनी स्टेटमेंट को दोबारा उठा के पढ़ें और उसकी वजाहत भी दीजिएगा। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जब आप ये बात करते हैं पेट्रोल की और GT रोड पे ना जाने की, अगर मैं आपसे कहूँ कि हम सब लोग जो हैं अपने घरों में महफूज रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, रात को बाहर नहीं निकलते। अपनी औरतों को भले किसी भी मजबूरी के तहत बाहर जाना हो, हम नहीं जाते, हम लोग घर के अंदर ही रहते हैं। तो सर, हमें आपकी ज़रूरत क्यों है? आप इस सोसाइटी के अंदर एज अ सिक्योरिटी प्रोटेक्टर क्यों हैं? जबकि हम अपने घरों में महफूज हैं, तो फिर तो हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है। हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग माशाल्लाह से नज़र नहीं आते, और जब नज़र आते हैं तो आपकी जस्टिफिकेशंस ही कुछ और होती हैं, जो कि हमारी समझ से बालातर होती हैं। इन स्टेटमेंट्स के बाद ही मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने कहा कि इस तरीके की जो हम चीज़ें कर रहे हैं, कि हमारे ये ऑफिशल्स, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट, तो ये तो बेसलेस है, मतलब इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। लेकिन हम लोग फिर भी इस तरीके के जस्टिफिकेशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हर कोई नहीं एक्सेप्ट करता है। कुछ के क्वेश्चंस होते हैं जिनको दबा दिया जाता है और कुछ क्वेश्चन रेज कर लेते हैं। आखिर के अंदर ये बात कहूँगा कि ये केस उसी बंदे के हाथ में दिया गया है सॉल्व करने के लिए, जो कि पहले से ये मान चुका है कि इसमें औरत की गलती है। वो ये मान चुका है, ये एक्सेप्ट कि औरत की भी गलती थी। जो बंदा, जो ऑफिशियल, जो पुलिस वाला, CCPO ये मान चुका है कि ये गलती लड़की की थी, औरत की थी। आप क्या समझते हैं कि क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो जान होगी? क्योंकि वो तो यही थिंक लेके चल रहा है कि गलती इसी लड़की की है या इसी औरत की है, तो वो किस तरीके से फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? मैं तो नहीं समझता कि वो कर सकेगा, लेकिन अलबत्ता अगर कर ले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन करें इसके ऊपर। लेकिन आखिर में जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग जब भी कोई बात करें या किसी भी चीज़ की वजाहत करें, तो प्लीज़ उसको पूरे तरीके से डिटेल देख लेना चाहिए,
उनकी स्टेटमेंट्स, उनके एविडेंसेस को देख लेना चाहिए। उसको देखने के बाद ही हमें किसी रिज़ल्ट के ऊपर पहुंचना चाहिए। और इसका रिज़ल्ट यही था जो कि मैंने अपनी एनालिसिस के अंदर बताया कि हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करने की कोशिश नहीं कर रहा जो कि हमें करनी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं की। और उसके बाद हम लोगों ने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम हट गए तो हम लोगों ने गवर्नमेंट्स के ऊपर, पंजाब के ऊपर, दूसरों के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर दिया जिस तरीके से इंसाफ ने किया। और दूसरी चीज़ कि जब भी कोई मोटरवे फंक्शनल होती है तो वहाँ पर पहले से लोगों को डिप्लॉय करना आपका काम है, आपका फ़र्ज़ है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। चलें मान भी लेते हैं कि रात का अंधेरा है, रात के अंधेरे के अंदर जो है वो रिस्क है कि आप वहाँ से जा रहे हैं तो मे बी कि रॉबरी हो जाए या कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो जनाब, जब आपको पता था कि वो जगह अब रिस्की है क्योंकि वहाँ पे हाईवे पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉय नहीं किए गए, तो आपका ये काम था कि उस जगह को सील कर दिया जाए, उस जगह को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होती है या कोई भी चीज़ अभी रहती है तो उस जगह को बंद कर दिया जाता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगर आप ऐसा करते तो वो लोग दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन ये आपका काम था कि आप उस रास्ते को बंद कर देते ताकि कोई भी आगे ना जाए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऑफिशियल या कोई भी पुलिस वाला नहीं है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये आपकी सारी गलतियाँ थी जो कि मैंने रेज़ की और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि बराए मेहरबानी जो भी बात करें उसको उस तरीके से बात करें जो कि रियल इंसिडेंट है। उसको मैनिपुलेट करके बात करेंगे, आप आवाम को भी गुमराह कर रहे हो, खुद भी गुमराही की तरफ जा रहे हैं। उससे शे दूसरों को मिलती है जो कि रियल कल्प्रिट्स होते हैं। हमारी पुलिस के ऊपर जो हमारा एतमाद रहा है सर, उसे बराए मेहरबानी कायम रहने दें। ऐसा ना हो कि कल को हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने ही तरीके से जो है वो चीज़ों को लेकर चलना पड़े। इट इज़ रिक्वेस्ट टू यू कि आप जो है वो इन चीज़ों को सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें ताकि इस तरीके के इवेंट्स और इंसिडेंट्स आगे फ्यूचर के अंदर ना हो। और आखिरी में लोगों के लिए सिर्फ ये पैगाम है कि अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा इंसिडेंट देखें तो फौरी तौर पर पुलिस ऑफिसर्स को या कोई भी अगर आप पुलिस ऑफिसर्स को नहीं बता सकते तो आप उनके ख़िलाफ़ केस ज़रूर दाखिल करें और ऐसे लोगों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ ताकि इस तरीके के इंसिडेंट इन फ्यूचर हमें देखने को ना मिले। अपनी इस बात को ख़त्म करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उसे शेयर करें ताकि रियल फैक्ट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंच सकें और वो इस गुमराही से बाहर आ सकें कि इंसिडेंट इस वक्त हुआ, इस वक्त ये चीज़ हुई, इस वक्त ये चीज़ हुई। इन चीज़ों पर भरोसा करने की कोई तुक बनती नहीं है। इंसिडेंट हुआ, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, आप क्या कर सकते हैं? द सॉल्यूशन इज़ ओनली वन कि आपने कोर्ट के अंदर जाकर जो है वो उनके ख़िलाफ़ केस करना है, उनके ख़िलाफ़ लड़ना है। जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो एटलीस्ट आप अपने थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर पुट कर सकते हैं कि मैंने ये काम किया। और मैं उन खातून से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी इस केस को प्रॉपर तरीके से कोर्ट तक लेकर जाएं और रियल कल्प्रिट्स को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। अपनी वीडियो का इख्तिताम इसी बात से करूँगा कि और इसी दुआ से करूँगा कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारे मुल्क में इस तरीके के जितने इंसिडेंट्स होते हैं उनसे हमें महफूज फरमाए, हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को इसे महफूज फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।